हेलो देयर, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट इन यूसेज ऑफ कैपिटल। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था लर्निंग आउटकम ए, विच आई थिंक यू एंजॉयड, एंड लर्निंग आउटकम ए होने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद लर्निंग आउटकम बी एंड सी इन दिस वीडियो पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए, सबसे पहले लर्निंग आउटकम बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है। नंबर वन, व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट हियर? वी नीड टू फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एनपीवी एंड ऑल्सो आईआरआर, एंड देन वी हैव टू डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच मेथड। बहुत सिंपल है, क्लियर है? तो यहाँ पे एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनपीवी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ सबसे पहले इसका फॉर्मूला ही देख लेना चाहिए। फॉर्मूला बहुत अच्छा है। फॉर्मूला है यहाँ पे पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल आउटले। अब ये कैसे क्या आएगा? डेफिनेटली वो तो मैं वापस सिखाऊंगा ही, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखा है, अगर आपको कैलकुलेटर की बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं पता है, यू नीड टू नो इट हियर। मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा, नॉट एंटायरली, बट देन आपको थोड़ा बहुत पहले से पता होना चाहिए, मैं मान रहा हूं, ठीक है ना? तो नॉनदलेस इतना कोई सोचने का बात नहीं है। देखो, बहुत इजी चीज है। व्हाई एनपीवी इज लाइक स्ट्रक्चर्ड लाइक दिस, इसका फॉर्मूला ऐसा ही क्यों होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है। एज अ बिजनेसमैन यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि आपके इनफ्लोज आपके आउटफ्लो से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके इनफ्लोज आपके आउटफ्लोज से ज्यादा है, यानी कि पैसा आता ज्यादा है जाता कम है, that is a perfect situation where you are making more money. आपके पास पैसा आ रहा है ज्यादा, जा रहा है कम, so that's a good situation ना? But the problem lies with the difference in timing of these cash flows. आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आज, लेकिन जब पैसा आता है तो वो आता है अलग अलग डेट्स पे। Let's take an example. आपने एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली, you have bought it today, 1 crore rupees is what you have invested. Immediately मान लो वो रेंट पे भी लग गया, रेंटल 30,000 रुपीज उस पे आ रहा है पर मंथ। बट द प्रॉब्लम लाइज दैट दीज कैश फ्लोज डू नॉट कम एट द बिगिनिंग, रादर ये अलग अलग दिन पे आ रहे हैं। फर्स्ट कैश फ्लो 30,000 का फर्स्ट मंथ पे आ रहा है, देन सेकेंड मंथ अनदर 30, थर्ड मंथ अनदर 30 एंड सो ऑन। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट आपको यहां पे जो कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो अलग अलग डेट्स पे मिल रहे हैं, लेकिन जो आउटफ्लो गया वो आज 0 डे पे चला गया, टुडे चला गया, टुडे। व्हाट टू डू? वेरी सिंपल, लेट्स ब्रिंग ऑल द कैश इनफ्लोज इन टुडेज टर्म। आप कुछ ऐसा काम करें कि आप अपने सारे इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू कर लें और आज के दिन ले आए, आज के दिन उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। नाउ दैट कैन बी डन। आपका लमसम हो या फिर एन्युटी हो, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू करना आपको आता है, दैट यू हैव लर्नड इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो यस, इट कैन बी डन। कैलकुलेटर पे हमें करना आता है, यस आता तो है। तो हम क्या करेंगे? वी विल डू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज and then we will straight away compare it with the initial outlay, यानी कि हमारा आउटफ्लो। अगर प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में भी हमारे इनफ्लोज हमारे कैश आउटफ्लो से ज्यादा हुए, यानी इफ योर प्रेजेंट value of cash inflows is more than your initial outlay, in that case you are going to accept the project, in that case you are going to take up the project. Now this is fairly simple. ये अगर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो वो जो मैजिक फिगर है that will be 0. That magic figure will be 0. 0 will be a figure that will explain कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मेरे कैश आउटफ्लो के एकदम टोटल बराबर है, एकदम बराबर है। क्लियर? सो एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल आउटले। तो अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट माई पीवी ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू माई आउटफ्लोज। बट वी डोंट वांट दिस सिचुएशन। We would rather want a situation जहां पे ये equal नहीं बल्कि ज्यादा हो जाए। So yes, this is going to be your case number 1, or I would say rule number 1, wherein अगर आपका PV of cash inflow आपके outflow से ज्यादा हो जाएगा, you will go ahead and accept that project. ये project आपके लिए अच्छा है। Why? Because इस project के सिर्फ inflows outflows से ज्यादा नहीं है, बल्कि उन inflows की present value भी outflows की आज की value से ज्यादा है। So yes, this is a good point where you can find out NPV, और ये NPV आपको बता रहा है डिसीजन कैसे लेना है। Obviously ये डिसीजन यहाँ पे लिखे हुए भी है किस तरह आपको डिसीजन लेने हैं। अगर आपका NPV ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, यानी 0 या 0 से ज्यादा आया, वो एक अच्छी सिचुएशन है जहां पे आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इवन एट 0 यू कैन एक्सेप्ट योर प्रोजेक्ट। अभी शायद आप उस बारे में नहीं समझोगे, लेकिन यस 0 पे भी आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट यस, रिजेक्ट करने का एक ही कंडीशन, इट्स नॉट इक्वल टू, ये गलत छपा है यहाँ पे, दिस शुड बी लेस देन 0।
So the only condition where you will reject a project is when your NPV is less than 0. NPV का 0 से कम हो जाने का मतलब क्या होता है समझे? NPV का 0 से कम हो जाने का मतलब यह है कि आपके जो इनफ्लोज की PV है वो आपके आउटफ्लोज से कम हो चुकी है. The PV of your inflows is here lesser than your outflows, and that basically resembles a negative NPV, and negative NPV is a sign of rejection. So ये आपको बताएगा कि आपको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट. सो इट्स अ गुड, वेरी गुड टेक्निक, और यही हम लोग NPV के नाम से जानते हैं. एक बार पढ़ लेते हैं. NPV के बारे में लिखा है, NPV is the present value of all the future after tax cash flows. आफ्टर टैक्स तो होना ही चाहिए, ये बात हम सबको पता है. कैश फ्लो शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस. इसमें किसी को भी कोई अचंबा नहीं होना चाहिए, पहले पढ़ा है यार हमने. एंड इसके अलावा इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे इनिशियल आउटले को. So we are going to take up our cash inflows, we'll do PV of it, and we will deduct initial outlay. And once that is done, you will get your NPV. Decision rule with respect to NPV is simple. If NPV is greater than equal to 0, we will accept the project. And if it is less than 0, we will reject the project. अब बात करते हैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे करें. हाउ डू वी सॉल्व एनपीवी इन आवर फाइनेंशियल कैलकुलेटर. सो फॉर दैट यू नीड अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर. मेरे पास ओल्डर वर्जन है, ये उस जमाने का है जब मैं एग्जाम दिया कर रहा था लेवल 1 का. सो उस समय लिया था, अभी तक चल रहा है. आपके पास नया वर्जन होगा बट फंक्शनैलिटी सेम है, ठीक है, सिर्फ डिजाइनिंग में अंतर है. सो यहाँ पे हम लोगों को कैसे कैलकुलेशन करना है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले आप अपने कैश फ्लोज को तो क्लियर कर लो. कैश फ्लोज को क्लियर करने के लिए प्लीज प्रेस द बटन CF. नाउ यस, अगर आप कैलकुलेटर कम यूज किए हैं, हो सकता है आपको यहां थोड़ा फास्ट लगे क्लास. सो आपको एक काम करना है, क्लास को थोड़ा स्लो कर लो या फिर पॉज कर करके क्लास को देखो. दैट इज गोइंग टू हेल्प. सो आप सबसे पहले प्रेस करोगे बटन CF, देन यू विल प्रेस द बटन सेकेंड, एंड देन यू विल प्रेस द बटन CE या फिर क्लियर. CE या फिर क्लियर, जो भी इसको कहते हैं. सो बेसिकली यू हैव कैश फ्लो, देन सेकंड एंड देन CE. ऐसा करने के बाद आपका कैलकुलेटर अब आपको शो कर रहा है CF इज इक्वल टू 0. अब आपका कैलकुलेटर शो कर रहा है CF इज इक्वल टू 0. दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. यहां तक आपने अपने कैश फ्लोज को क्लियर कर लिया है, यानी अगर पुरानी कोई भी मेमोरी रहेगी आपकी कैलकुलेटर में, वो मेमोरी अब यहां तक क्लियर हो चुकी होगी. सो दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. अब आते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कैसे ये क्या करना है. हालांकि यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हैं, तो अगर आपके पास नोट्स हैं आप वहां से चेक कर सकते हैं. स्टेप नंबर 1 कहता है कैश फ्लोज को इंसर्ट करो. स्टेप नंबर 2 कहता है एनपीवी को प्रेस करो. स्टेप नंबर 3 ये कहता है I/Y की वैल्यू को इंसर्ट करो. स्टेप 4 कहता है डाउन एरो प्रेस करो. एंड स्टेप 5 कहता है CPT बटन पे क्लिक करो. सो देखते हैं इससे, इन 5 स्टेप से, ये बचकाने स्टेप से क्या हमारा रिजल्ट आएगा क्या. इसके लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर. सो वी हैव अ गुड एग्जाम्पल हियर. यहाँ पे हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है, IRR भी सेम एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है ना. सो दैट इज गोइंग टू बी फेयरली सिंपल. आप कैलकुलेटर को क्लियर मत कीजिएगा आफ्टर दिस एग्जाम्पल. सो जस्ट इंसर्ट दीज कैश फ्लोज. अब ये कैसे करेंगे, आपके स्क्रीन पे अभी CF 0 दिख रहा है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ 50,000, लेकिन मेक श्योर कि आप उसमें माइनस साइन जरूर डालें, ठीक है. माइनस कैसे डाला जाएगा, एकदम नीचे आपको एक बटन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है प्लस या फिर माइनस, करेक्ट. सो इट इज एसेंशियली यूज्ड टू चेंज द साइन ऑफ योर कैश फ्लोज. तो हम वही करेंगे. 50,000 टाइप कर चुके हैं, अब प्रेस करेंगे उस बटन को. मेरे 50,000 के आगे आ चुका है माइनस, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर वी विल एंटर दिस कैश फ्लो. तो वी विल प्रेस एंटर हियर, ठीक है. तो ये हुआ एंटर, मेरा CF 0 इंसर्ट हो चुका है. बट दिस इज नॉट वेयर माई टास्क एंड्स, मुझे CF 1 भी इंसर्ट करना है. सो डाउन एरो प्रेस कीजिए, और जैसे ही आप डाउन एरो प्रेस करेंगे आ जाएगा C01. C01 में यू हैव टू इंसर्ट 40,000. प्लीज डोंट चेंज साइन हियर, दिस इज इनफ्लो, यू नीड नॉट चेंज साइन हियर. सो प्लीज यहाँ पे इंसर्ट करें 40,000, एंटर करें. एंटर करके अगेन डाउन एरो, एंटर करके अगेन डाउन एरो 2 बार, ठीक है. बीच में F01 आएगा, उसको स्किप करो. देन मूव इनटू C02. नाउ C02 जब आपके पास आएगा उसमें आप वैल्यू डालिए 30,000. C02 में वैल्यू डालिए 30,000, एंटर. फिर डाउन एरो 2 बार. ये सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे कैलकुलेटर वीडियो में मैंने बताए हैं, आप वहां से भी सीख सकते हैं अगर आपको सीखना ही है तो. सो एंटर के बाद 2 बार डाउन एरो, यू हैव C03, एंड इन C03 यू आर गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ 20,000. सो C03 मेरे सामने है, आई एम इंसर्टिंग 20,000 एंड देन प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, आई हैव सक्सेसफुली एंटर्ड ऑल द कैश फ्लोज. मैंने -50,000 +40 +30 और +20 सब एंटर कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस द बटन ऑफ NPV.
जैसे ही मैं एनपीवी के बटन को प्रेस करूंगा, यू विल फाइंड इट इन द सेकेंड रो, करेक्ट। सो यहां पे सेकेंड रो पे जैसे ही आपने इसको एंटर किया, तो अब ये आपसे पूछ रहा है यार इंटरेस्ट रेट तो बताओ, यू हैव नॉट टोल्ड इट योर डिस्काउंट रेट, एंड आपकी डिस्काउंट रेट है 10%, सो इंसर्ट दिस एज ओनली 10, जस्ट इंसर्ट आई एज 10, सो यू आर टेकिंग i इज इक्वल टू 10, प्लीज प्रेस एंटर। अगर आपने एंटर नहीं प्रेस किया वो सेव नहीं होगा। एंटर प्रेस करने के बाद में अब एक डाउन एरो प्रेस कीजिए, जैसे ही आप डाउन एरो प्रेस करोगे आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा एनपीवी। बस एनपीवी आते ही आपको सीपीटी बटन पे क्लिक करना है, प्लीज क्लिक ऑन सीपीटी बटन। जैसे ही आप सीपीटी पे क्लिक करोगे यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 26,183, 26,183। ऑब्वियसली दिस हैपेंस टू बी द एनपीवी ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम का एनपीवी है। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। क्लियर? हमने क्या क्या किया था, सारे कैश फ्लोज इंसर्ट किए, कैश फ्लोज इंसर्ट करने के बाद एनपीवी प्रेस किया, एनपीवी प्रेस करने के बाद आई को एंटर किया, आई वाज 10, आई को एंटर करने के बाद एंटर प्रेस किया, डाउन एरो प्रेस किया, एनपीवी जैसे ही आया कंप्यूट बटन क्लिक कर दिया, एंड वी हैव गॉट द आंसर ऑफ 26,183। जस्ट इन केस यू आर पजल्ड, इट्स हाई टाइम कि आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाएं, वापस पूरा का पूरा सोल्यूशन फिर से देखें, ठीक है? इट वॉज वेरी बेसिक, बट हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो, यू कैन गो बैक, डू अगेन दिस इलस्ट्रेशन। हाँ, यहीं पे मैं आपको IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा देता हूं, हालांकि IRR क्या होता है विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अब सिंस यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड ऑल द कैश फ्लोज, यू नीड नॉट इंसर्ट ऑल द कैश फ्लोज अगेन। अब आपको क्या करना है, जस्ट प्रेस द बटन IRR, इसके बाद आपको सिर्फ IRR बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही आप IRR बटन पे प्रेस करोगे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है IRR इज इक्वल टू 0.00 जो भी, तो आपको यहां पे CPT बटन प्रेस करना है। The moment you will press CPT button, it will give you your IRR value, which is 42.06%. 42.06%, that can differ अगर आपके डेसिमल प्लेसेस कुछ और हैं तो, लेकिन yes, मेरे कैलकुलेटर पे it is showing 42.06%. So that is actually very good, and ये हमारा IRR का भी वैल्यू आ चुका है। IRR क्या होता है पॉसिबली आप अभी ये नहीं जानते, बट IRR कैलकुलेट करना आप जान गए हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कैश फ्लोज इंसर्ट करना है, IRR बटन पे हिट करना है, IRR बटन पे हिट करने के बाद CPT बटन पे हिट करना है। वंस यू डू इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ IRR। क्लियर? चलो जी, ये तो क्लियर हो गया कि IRR कैलकुलेट कैसे होता है, बट नाउ लेट्स फाइंड आउट IRR होता क्या है। सो IRR एसेंशियली इज एक्चुअली अ डिस्काउंट रेट। IRR अपने आप में एक डिस्काउंट रेट है, एक ऐसी यूनिक डिस्काउंट रेट है जो आपके पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज को पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज के बराबर बना देगा। यानी आप ऐसे तो जब डिस्काउंट रेट लेते हो कुछ भी अपने मन से, तब क्या होता है, या तो एनपीवी पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है, बट दिस इज गोइंग टू बी दैट डिस्काउंट रेट जहां पे आपका एनपीवी जीरो ही आएगा। Your NPV will always be zero when you use this discount rate. Why will that happen? That will happen because this is that discount rate where your PV of cash inflows and your outflows are actually matching. दोनों की वैल्यू सेम हो गई है। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो आपस में जब दोनों को माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली एनपीवी की वैल्यू तो फिर जीरो ही आएगी ना। सो एक तरह से आप इसे एक ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं, एक तरह से आप इसे एक ऐसी रेट कह सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं, या डिस्काउंट रेट कह सकते हैं, विच इज गोइंग टू डिसाइड योर फेट। ये डिसाइड करेगा कि आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूं आपको बना करके, जो आपको शायद इसको समझने में मदद करेगा। डायग्राम ऐसा है सर कि सपोज करो हियर वी आर प्लॉटिंग डिस्काउंट रेट्स। सपोज करो ये है हमारी डिस्काउंट रेट्स and here we are plotting the value of NPV. So हमेशा क्या होता है, अपना NPV का जो डायग्राम बनता है, NPV प्रोफाइल कहते हैं इसको, that is always downward sloping. Why it is downward sloping? Because if you increase your discount rate, your NPV will fall. If you increase your discount rate, यानी कि अगर आप discount rate 10 के जगह 12 डाल के देखते ना, आपका NPV कम हो जाता, 12 के जगह 15 डालते और कम हो जाता। So if you are increasing your discount rate, your PV of cash inflows is shrinking and your NPV will also shrink. So ऐसे में discount rate के बढ़ने से NPV is going down. And since दोनों के बीच में एक adverse relationship देखने को मिल रहा है, एक indirect relationship देखने को मिल रहा है, hence the curve is downward sloping.
Now the point, this is important, the point where your NPV has reached zero, this point or this rate of discount rate is actually your IRR. जिस पॉइंट पे आपका एनपीवी जीरो पे पहुंच जाएगा, ये वो रेट है जो आप आईआरआर के नाम से जानोगे अब से. सो आईआरआर क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका, सिंपल है. आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज विल बी इक्वल टू द इनिशियल आउटले. यानी ये वो डिस्काउंट रेट है जहां पे आपके पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की अमाउंट मैच कर जाएगी एंड द पोजीशन वेयर एनपीवी विल आल्सो बिकम जीरो. अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बहुत सिंपल है. फायदा बहुत सिंपल है. दिस इज दैट पॉइंट विच विल डिसाइड वेदर यू शुड बी टेकिंग अप द प्रोजेक्ट और नॉट. अब ये कैसे, सिंपल है. अगर आईआरआर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी कि आपके हर्डल रेट से, ऐसा समझ लो, हर्डल रेट इज योर डिस्काउंट रेट. सो इफ योर डिस्काउंट रेट इज लेस देन आईआरआर, इट इज अ गुड सिचुएशन फॉर यू. व्हाई? बिकॉज अगर आपकी डिस्काउंट रेट आईआरआर से भी कम है तो फिर आपका एनपीवी पॉजिटिव ही आएगा. कैसे, मैं समझाता हूं. लेट मी शो इट. देखो, सपोज करो दिस इज योर हर्डल रेट. इफ योर हर्डल रेट इज हियर, देन योर एनपीवी विल बी स्टिल पॉजिटिव. ये रहा, देखो एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है. बट व्हाट विल हैपन इफ योर हर्डल रेट क्रॉसेस आईआरआर. अगर आपका हर्डल रेट इस आईआरआर के भी आगे है, तब supposedly your hurdle rate is here, then what will happen? Then your NPV will actually jump into the negative territory. ये देखो NPV negative हो गया है. You would obviously not want that. आपको चाहिए कि आपका NPV हमेशा greater than zero हो, या कम से कम जीरो तो हो. सो आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल बात यह है कि आपका जो डिस्काउंट रेट है, यानी आपका जो हर्डल रेट है, वो आईआरआर से कम ही होना चाहिए. आईआरआर के लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में नहीं. अगर ये आईआरआर के लेफ्ट में है, यू विल ऑलवेज एंड अप टू अ सिचुएशन वेयर योर एनपीवी इज पॉजिटिव. और यही अगर ये आईआरआर के राइट में है, यानी इफ आर इज मोर देन आईआरआर, दैट विल गिव यू अ सिचुएशन वेयर योर एनपीवी इज रादर नेगेटिव, अ पोजीशन दैट यू वुड नॉट लाइक. ये इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे याद होगा, बट यस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं. आइए इसके डिसीजंस पे जरा गौर करते हैं. डिसीजन बहुत सिंपल है. आर अगर आईआरआर से कम है, या फिर इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, इफ आईआरआर इज मोर देन आर, दैट इज अ सिचुएशन वेयर यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. एंड इफ आईआरआर इज लेस देन, ये इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ लेस देन होगा. इक्वल टू ऊपर आ गया ना, तो नीचे इक्वल टू नहीं होगा. इफ आईआरआर इज लेस देन आर, देन यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. समझो मेरी बात. अगर आपका IRR आपके हर्डल रेट से ज्यादा है, that is a good thing. If your IRR is more than the hurdle rate, that's a good thing. But what will happen if IRR turns down to be less than your hurdle rate? That's a bad problem. इसका मतलब आपका hurdle rate आपके IRR से भी ज्यादा है. That will lead to a situation where NPV will be negative. And जहां NPV negative हो गया, हमको उस गली जाना ही नहीं है बाबा. That is going to tell us a situation where you would like to reject your project. सो कब एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, ये एनपीवी के साथ जरूर पढ़ें. ठीक है, इसी के बगल में मैं एनपीवी का भी रूल लिख देता हूं. एक्सेप्ट तब करते हैं ना जब एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और रिजेक्ट तब करते हैं जब एनपीवी लेस देन जीरो हो जाता है. सो दीज आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये हर्डल रेट क्या होता है, ये मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ाऊंगा. ठीक है, दैट इज इट, और कुछ नहीं है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे सोर्स ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो आप इसको. सो वहां पे मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा. अभी के लिए सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. आपको अपनी हर्डल रेट और अपने आईआरआर को कंपेयर करना है. इफ योर हर्डल रेट इज मोर देन आईआरआर, रिजेक्ट. इफ योर हर्डल रेट इज लेस देन आईआरआर, टेक द प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर. नाउ यूजुअली एनपीवी और आईआरआर आपको सेम रिजल्ट्स देते हैं यूजुअली. यानी अगर एनपीवी बोल रहा है एक्सेप्ट करो, तो आईआरआर भी ज्यादा चांस है कि एक्सेप्ट ही बोलेगा. वहीं पे अगर एनपीवी बोल रहा है रिजेक्ट करो, तो आईआरआर भी रिजेक्शन का ही बोलेगा. सो इन मोस्ट ओकेजन्स एनपीवी एंड आईआरआर आर नॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. तो ऐसे में अपने को कोई टेंशन नहीं है ना. अपने एनपीवी फॉलो करें तो भी एक्सेप्ट, आईआरआर फॉलो करें तो भी एक्सेप्ट. सो नॉट अ प्रॉब्लम. बट समटाइम्स इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, यानी प्रोजेक्ट्स विच आर फाइटिंग अमॉन्ग्स ईच अदर, projects which are wanting your attention, projects which will be taken up only
वन एट अ टाइम, यानी आप एक को ले लिए तो दूसरे को नहीं ले पाएंगे. When you are actually in search of finding a good project and you are facing two mutually exclusive projects, then beware. If you are facing two mutually exclusive projects, then there might be a conflict between NPV and IRR. मैं सीधा जवाब देता हूं, NPV IRR में कभी लड़ाई हो गई तो always go with NPV. Always go with NPV. NPV criterion is strongly preferred. Don't go with IRR. Go with NPV. Now why are we saying so? इसके पीछे कोई तो कारण होंगे, वही कारण समझ रहे हैं. पहला कारण ये है कि NPV आपको सीधा सीधा ये बताता है कि पैसा कितने से आप कमाओगे. What will be the dollars that you will earn in net? So that's a good thing. परसेंटेज से बेटर हमेशा पैसा होता है. नहीं समझे? समझाता हूं. सपोज करो you have got an opportunity to make $5,000, but if you go for $5,000, that will be giving you only 10% return. There is another opportunity to make $250, but that will give you 50% returns. समझो, इसका मतलब यह है कि अगर आपने $5,000 जीते तो वो आपके इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 10% रिटर्न ही होगा, लेकिन वहीं पे अगर आपने $250 जीते, दैट विल बी 50% रिटर्न ओवर योर इन्वेस्टमेंट. अगर ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो आप किसके साथ जाओगे? हायर परसेंटेज और हायर अमाउंट. सोचिए, यू डेफिनेटली गो विथ हायर अमाउंट. कि भैया परसेंटेज साइड में रखिए. आई केयर फॉर $5,000. ये $250 इज पीनट्स फॉर मी. आई केयर फॉर $5,000 एंड फॉर दैट रीजन आई वुड स्ट्रेट अवे गो विथ NPV. वही करना है. अगर आप दो प्रोजेक्ट्स में आपस में कंपीट कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, NPV कुछ कह रहा है, IRR कुछ कह रहा है, ऑलवेज गो विथ NPV बिकॉज NPV टॉक्स अबाउट मनी, not percentage, talks about real wealth created. So that's essentially a good measure. Second problem is quite a technical one. ये थोड़ा टेक्निकल है, शायद आपको इतना इजीली नहीं समझ में आएगा, बट ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट इतना सही है कि IRR जो मेथड है उसमें री इन्वेस्टमेंट को लेकर के ना एक रॉन्ग अजम्पशन लिया हुआ रहता है. ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप समझोगे नहीं इसको जब तक हम फाइनेंस थोड़ा डिटेल में ना पढ़े. फिर भी मैं बता देता हूं. हम NPV मेथड की बात करें ना, तो NPV मेथड ये अज्यूम करता है दैट ऑल द री इन्वेस्टमेंट विल हैपन एट द रेट हर्डल रेट. जो भी आपकी हर्डल रेट होगी, आपकी री इन्वेस्टमेंट उसी पे होगी. नाउ व्हाट इज री इन्वेस्टमेंट? री इन्वेस्टमेंट इज अ सिचुएशन वेयर यू हैव गॉट अ कैश फ्लो एंड यू वुड लाइक टू री इन्वेस्ट दैट बैक इनटू द सेम प्रोजेक्ट. आप जिस प्रोजेक्ट में से पैसा आया, आप उसी प्रोजेक्ट में वापस पैसा लगा दोगे. क्या करोगे पैसे का? सो इट्स बेटर टू री इन्वेस्ट. तो अब री इन्वेस्ट किस रेट पे होगा कैसे मालूम चले? तो उसके लिए NPV कहता है कि री इन्वेस्ट हर्डल रेट पे ही होगा. लेट मी टेल यू, ये सही अजम्पशन है. दिस इज नॉट बैड. क्यों सही है बाद में आप जानोगे, बट यस इतना समझ लो, यस दिस इज राइट अजम्पशन. ऑन द कॉन्ट्ररी, IRR ये अज्यूम करता है दैट ऑल द री इन्वेस्टमेंट विल हैपन एट IRR इटसेल्फ. यानी IRR भले ही आप अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट इज अज्यूमिंग दैट योर री इन्वेस्टमेंट विल हैपन एट द रेट ऑफ IRR. यानी अपने जो पुराना प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, जो अभी प्रोजेक्ट हमने कैलकुलेट किया, ये प्रोजेक्ट में देखो IRR कितना ज्यादा आया, 42% का IRR आया था. तो IRR मेथड ये मानता है कि अगर कल को बीच में कोई कैश फ्लो आ गया तो वो कैश फ्लो भी री इन्वेस्ट हो जाएगा एट द सेम रेट. इट विल बी री इन्वेस्टेड एट द सेम रेट. सो ये आप मान सकते हो कि IRR ये मान रहा है कि ये जो 40,000 आया ये वापस री इन्वेस्ट हो गया. री इन्वेस्ट होने के लिए इस पे 42% आपको मिलेगा. सिमिलरली इस 30 पे भी 42% आपको रिटर्न मिलेगा. इज दिस अश्योर्ड कि गारंटीड है कि मिल ही जाएगा? नॉट एट ऑल. एंड दैट इज वाई IRR का ये जो री इन्वेस्टमेंट का अजम्पशन है ना, ये रॉन्ग है. इससे ज्यादा बेहतर आप अभी नहीं समझ पाओगे. अभी के लिए प्लीज रिमेंबर इट एज अ फैक्ट. लेटर ऑन यूल गेट टू नो मोर जब आप और ज्यादा पढ़ोगे इस फाइनेंस में अंदर तक. अभी एज ऑफ नाउ इससे ज्यादा आप नहीं जान पाओगे. सो जस्ट रिमेंबर दिस मच कि यहां पे जब भी इंटरमीडिएरी कैश फ्लोज आते हैं तो देयर इज एन अजम्पशन ऑफ री इन्वेस्टमेंट. बट फर्क NPV और IRR में ये है दैट NPV अज्यूम ये करता है दैट द री इन्वेस्टमेंट विल हैपन एट द रेट ऑफ हर्डल रेट एंड IRR ये अज्यूम करता है दैट री इन्वेस्टमेंट विल हैपन एट IRR. IRR वाला रॉन्ग है.
एंड दैट इज वाई उस री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन की वजह से IRR इज नॉट प्रेफर्ड. सो ये पॉइंट प्लीज रिमेंबर एज अ फैक्ट, टेक इट एज अ फैक्ट. एंड फाइनली IRR और भी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है जब आपके नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं, यानी ऐसे कैश फ्लोज जो अपने साइन बदलते रहते हैं, कभी माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस. इस तरह के कैश फ्लोज में अगर आप IRR कैलकुलेट करने जाओगे ना, हो सकता है मल्टीपल IRR आ जाए. यस, इट कैन हैपन. आपके कैलकुलेटर पे भी एरर दिखा देगा, इट कैन हैपन. सो वैसी सिचुएशन पे जब IRR रिजल्ट ही नहीं दे रहा है या प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो हम IRR पे किस तरह भरोसा कर सकते हैं. एंड दैट इज वाई अनकन्वेंशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज के टाइम पे भी IRR यूज नहीं होता. इन नटशेल आपको IRR क्यों यूज नहीं करना चाहिए. IRR एक खराब मेथड है इन कंपैरिजन टू NPV. So whenever you are facing a conflict between NPV and IRR, always stick with NPV, not IRR. Clear? अच्छा, मैंने पिछले बार जब यही क्लास पढ़ाई थी तो मैंने काफी बार ना NPV IRR को गलत बोल दिया था. ठीक है, जैसे मान लो मेरे को बोलना है NPV is better than IRR. कभी होता है ना, अपना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है. मैं कभी कभी ऐसा भी बोल सकता हूं IRR is better than NPV. So इस बार भी अगर हुआ है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज कीजिएगा उसके लिए. मैं नटशेल में यही कहना चाहता हूं दैट NPV और IRR में लड़ाई हो गई, ऑलवेज गो विथ NPV नॉट IRR. ठीक है, नो स्लिप ऑफ टंग, गो विथ NPV नॉट IRR. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. ये लर्निंग आउटकम हो गया, बहुत सिंपल सा ये लर्निंग आउटकम था. एंड आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं. आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम C की और, विच इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये लर्निंग आउटकम आपको ये बता रहा है कि आपको अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है उसको रिलेट करना है विद द कंपनी इन्वेस्टमेंट, कंपनी वैल्यू एंड शेयर प्राइसेस. ठीक है, बेसिकली आपको ये देखना है कि आपके अलग अलग फैक्टर्स किस तरह आपके कंपनी के वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं. पहली चीज जो हम चेक करने जा रहे हैं वो है कनेक्शन ऑफ ROIC यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ऑन द कंपनी वैल्यू. सो ये जरूर सी, ऑब्वियसली रिलेशन तो है इनका. रिलेशन क्या है? वेरी सिंपल. अगर आपका ROIC यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अच्छा है तो आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, और अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी. सिंपल सा एनालिसिस है. सो इफ ROIC इज अप देन योर कंपनी वैल्यू विल ऑल्सो गो अप. बट देयर इज अ कैच. वी वुड ऑल्सो वॉन्ट कि ROIC शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बहुत सिंपल है. आप जब कैपिटल एक्वायर कर रहे हो, इट इज नॉट कमिंग फॉर फ्री. पैसा फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे सर्टेन कॉस्ट फॉर दैट. अगर आपने लोन में लिया तो इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस से लिया तो डिविडेंड देना है, इक्विटी वालों को भी डिविडेंड और कैपिटल गेन देना है. सो नोबडी इज गिविंग यू कैपिटल फॉर फ्री. पैसा लगता है कैपिटल का. सो द कॉस्ट दैट यू आर बियरिंग फॉर रेजिंग दिस कैपिटल इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यू वुड ऑलवेज वॉन्ट कि जिस रेट पे आप ये कैपिटल लेके आए हो उससे ज्यादा रेट पे आप कमाओ. वो तो देखो सबको पता है. आज अगर मैंने 20% पे कैपिटल रेज किया है तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी जो कमाने की रेट है वो 20% से ज्यादा हो. इट शुड बी मोर. क्योंकि अगर नहीं होगा तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं, उल्टा लॉस मेकिंग हो जाऊंगा. मैं ज्यादा पैसा ज्यादा महंगे पे कैपिटल लेके आया और सस्ते में बेसिकली लगा रहा हूं. ये वही बात हो गई कि मैंने लोन लिया बैंक से एट द रेट 10% और उस लोन को मैंने सेविंग्स बैंक अकाउंट में ही रहने दिया जहां पे मुझे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है. दिस इज पैथेटिक. आपने लोन ले लिया 10% पे, योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, यू आर इन्वेस्टिंग एट 4% विच इज योर ROIC. अ बैड डिसीजन टू मेक. सो इफ यू आर डूइंग दिस, प्लीज डोंट डू दिस. ये दो कंडीशंस आपको मीट करानी है, या दो चीजों को ध्यान रखना है. नंबर वन, इफ ROIC यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इफ इट इज गोइंग अप, दैट्स गुड. दैट बेसिकली मींस दैट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज इंप्रूविंग, कंपनी वैल्यू विल इंक्रीज एज वेल. एट द सेम टाइम यू वुड ऑल्सो वांट कि आपका ROIC आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो. चलो बहुत बढ़िया. कनेक्शन ऑफ ROIC मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट अप इज कनेक्शन ऑफ NPV विद कंपनी वैल्यू. सिंपल कनेक्शन है. आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वो कीजिए जिनकी NPV ज्यादा से ज्यादा हो. सो इफ यू आर टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स जिनकी NPV काफी हाई है, देखो पॉजिटिव तो होनी ही चाहिए. पहला क्लियर कर लो ये माइंड में. NPV नेगेटिव होने पे तो लेना ही नहीं है उस प्रोजेक्ट को. बट उसके अलावा किनको लेना है? डिसाइड बाय द अमाउंट ऑफ NPV. जिनकी NPV सबसे ज्यादा है, गो विद दैट. जाहिर सी बात है, इफ योर NPV इज हाई, योर कंपनी वैल्यू विल गो अप. So this is very simple.
if your NPV is increasing, your company value will go up. बट यहां पे भी एक कैच है. कैच ये है कि ज्यादातर केसेस में आप एनपीवी तो ज्यादातर क्या हमेशा ही होता है, एनपीवी तो एस्टिमेटेड होता है ना, एनपीवी एस्टिमेटेड होता है और जो आप अचीव करते हो वो बाद में पता चलता है वो एक्चुअल होता है. सो ये एस्टिमेटेड का बाद में कभी ना कभी एक्चुअल फिगर भी आएगा सामने. नाउ हाउ डज स्टॉक मार्केट बिहेव, ये समझाता हूं. स्टॉक मार्केट ये नहीं देखता है दैट द कंपनी हैज टेकन अप अ न्यू प्रोजेक्ट तो चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं. ना 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 ना, स्टॉक मार्केट ये देखता है कि कंपनी ने अपने एस्टिमेटेड के मुकाबले एक्चुअल कैसा परफॉर्मेंस दिया. इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन एस्टिमेटेड, द शेयर प्राइस विल बाउंस, शेयर प्राइस विल गो अप. क्यों? बिकॉज इट्स एक्चुअल एनपीवी is more than estimated NPV. If that happens, share price will go up. भैया उल्टा हुआ तो share price will go down. If the actual NPV is lesser than the estimated NPV, share price will go down. यही एक बड़ा कारण है why some companies in spite of reporting a good quarter, उनका शेयर प्राइस बहुत तेजी से गिरता है. Have you ever seen कि कोई कंपनी जिसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है बट उसका शेयर प्राइस उस दिन गिर रहा है? Have you ever seen? पक्का देखा होगा आपने. तो अगर आपने वैसा कुछ देखा है सो बेसिकली यही सिचुएशन है वेयर द एनपीवी इज गुड, एनपीवी हैज राइजन, आपका एनपीवी बढ़ा लेकिन ये बढ़ा है कोई फायदा नहीं आया क्योंकि जितना सोचा गया था उससे कम बढ़ा. द एक्चुअल एनपीवी इंक्रीमेंट इज लेसर देन द एस्टिमेटेड एनपीवी इंक्रीमेंट एंड दैट इज व्हाई प्राइस इज फॉलिंग. सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड अप हियर. आप आराम से इसको अंदर से पढ़ सकते हैं. दिस इज अ रीडिंग कैटेगरी फॉर यू. आरसी यानी अंदर से पढ़िए. नेक्स्ट वी हैव कनेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन एंड कंपनी वैल्यू. ऑब्वियसली हमें सबको पता है अगर इन्फ्लेशन सोचने से ज्यादा हो गया, इफ एक्चुअल इन्फ्लेशन इज मोर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, प्राइसेस विल गो डाउन. ये सिर्फ शेयर पे लागू नहीं होता, ये पूरे मार्केट पे लागू होता है. इफ एक्चुअल इन्फ्लेशन इज मोर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन. हाँ, अगर आपकी इकोनॉमी में एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन भी काफी एग्रेसिवली बढ़ रहा है तो वो भी एक कंसर्न हो सकता है, उसकी वजह से भी मार्केट गिर सकता है, शेयर प्राइस गिर सकता है. एंड देन इन्फ्लेशन इतना सिंपल भी नहीं है. आप इतना इजी मत समझो कि इन्फ्लेशन बहुत आसान है. व्हाई? बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ जनरल राइज इन प्राइसेस बट इट मे नॉट हिट द कंपनी ऑल टुगेदर. ऐसा हो सकता है कि पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया लेकिन आपके रॉ मटेरियल का कॉस्ट चेंज नहीं हुआ. इट कैन हैपन. If that happens, there is no impact of inflation on your company. Rather, you are benefited in relative terms क्योंकि बाकी सबके prices कम हो रहे हैं तो आपके तो बढ़ेंगे. So, inflation इतना आसान नहीं है. इसके अलावा inflation can hit revenue and cost in different ways. हो सकता है किसी कंपनी के revenue inflation की वजह से बढ़ गए लेकिन cost नहीं बढ़े. It can happen. In that case, कंपनी के margins बढ़ेंगे, profit बढ़ेंगे, which is a good sign for the company. ऑन द कॉन्ट्रारी ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ खर्चे बढ़े, प्राइसेस नहीं, रेवेन्यू नहीं. इन दैट केस यू वुड सी कि आपके मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं. सो इन नटशेल इन्फ्लेशन इतना भी आसान नहीं है क्रैक करना. इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा गॉड नोज. बट यस इतना हमें पता है इफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के मुकाबले एक्चुअल इन्फ्लेशन और ज्यादा आया सो दैट इज अ नेगेटिव न्यूज फॉर द कंपनी, शेयर प्राइस शुड फॉल. नेक्स्ट अप इज क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है इसका भी ऑब्वियसली शेयर प्राइस से कनेक्शन होता है. और क्वालिटी को हम कैसे एसेस करेंगे? इसके दो पैरामीटर्स हैं. हम ये दो चीजें चेक करेंगे. नंबर वन, व्हाट इज द डिग्री टू विच मैनेजमेंट एम्ब्रेसेस द गोल ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. नंबर टू, मैनेजमेंट्स इफेक्टिवनेस इन परसुइंग दैट गोल. इसका मतलब पहला गोल ये है कि मैनेजमेंट कितना शेयर होल्डर के लिए लगाव रखता है, शेयर होल्डर के लिए काम कर रहा है. अगर मैनेजमेंट ये मानता है कि यस दे हैव बीन हायर्ड टू ब्रिंग इन मैक्सिमम वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर, इट इज अ गुड थिंग. बट कई मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोचती. कई मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी चलाने में मानती है, उनको लगता है वेल्थ हमारा बनाने का काम नहीं है. अगर कोई मैनेजर ऐसा सोचा ऑब्वियसली दैट इज अ बैड मैनेजमेंट. अ गुड मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स टू इंक्रीज वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स. इसके अलावा दूसरा है कि सिर्फ सोच ही सब कुछ नहीं होता, इफेक्टिवनेस ऑल्सो मैटर्स. हो सकता है कि एक अच्छी मैनेजमेंट हो जिसकी सोच बड़ी नेक दिल हो, वो शेयर होल्डर के लिए पैसे बनाना चाहती हो पर वो कर नहीं पा रही. व्हाट टू डू? दोनों ही केस में मैनेजमेंट गुड नहीं मानी जाएगी.
एक not good with intentions, दूसरी not good with effectiveness, and for that reason your company price will not increase. A good example could be ITC. मैं नाम ले रहा हूँ ITC का, but yes, it could be a good example. Management का हो सकता है intent बहुत अच्छा हो, but the management have not been able to produce results. तो ऐसे में prices will not increase. For some reason or the other, prices won't increase, and that is going to harm the shareholders in the last. So ये भी एक तरह से कनेक्शन है of good quality management and the company share value. If the management is good enough, both in terms of planning and in terms of execution, it is a good thing. But if it is not, company's share price and the value will suffer. So ये था with respect to this learning outcome, and I hope आपने इस learning outcome में भी बहुत अच्छे से, दोनों learning outcomes में बहुत अच्छे से अपना सारा बात सीख लिया. That marks the end of this part, and I'll see you in the final part, जिस part में मैं आपको basically बताने वाला हूँ about the remainder 2 learning outcomes. So that is going to be the last part. अभी के लिए ये second part आप सबने enjoy किया. I hope आप कुछ नया सीख रहे हैं. And with that being said, I'm signing off right now. I'll see you in the next part. अगर आप में अभी भी ताकत है, जोश है, please watch the third part immediately. Okay? चलो, bye.